नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के सिंह आप सबका स्वागत करता हूं वाइज आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हमारे इन सभी वीडियो लेक्चर को एक कोर्स के रूप में है, उसको आप परचेज करके इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, जहां पर आपको इन वीडियोज के साथ साथ पीडीएफ और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडलिज्म। तो चर्चा करते हैं मेंडलवाद। मेंडलिज्म क्या है? तो सबसे पहले जो नाम से पता चल रहा है कि जो मेंडलिज्म है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या किस चीज पर अपने प्रयोग किए और क्या उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेंडल कौन थे, कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रयोग किए, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। और ये चर्च में पादरी का काम करते थे। ये एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इनकी रुचि कृषि से संबंधित विषयों में अधिक थी। इसलिए इन्होंने वहां चर्च में जो खाली जगह पड़ी थी उसमें उद्यान मटर, जिसको बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम, उन्होंने वहां पर बो दिया और उस पर अपने प्रयोग किए। उसके रिजल्ट वो लिखते गए और अंत में इन्होंने अपने रिजल्ट दिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपना कार्य किया। तो किया किस तरह से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन्होंने जो पादप चुना वो कौन सा था? मटर। और मटर भी कौन सी? उद्यान मटर। कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि जो उद्यान मटर है उसका बॉटनिकल नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेंडल थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822, कई बार इसको 20 जुलाई भी लिखा हुआ है कई जगह पर, तो 20 जुलाई 1822 या 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 जनवरी 1884 को हुई थी। और किस वजह से हुई थी? वो थी ब्राइट डिजीज, यानी गुर्दे की बीमारी। क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मेंडल ने किस पादप पर अपने प्रयोग किए? तो वो था उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम। और कब से लेकर कब तक किए? 1857 से लेकर के 1865 तक इन्होंने अपना कार्य उद्यान मटर पर किया। 1865 तक कार्य करने के बाद 1866 में इन्होंने जो भी रिजल्ट कंक्लूजन इन्होंने लिखे या इन्होंने देखे या जिस रिजल्ट पर ये गए, वो रिजल्ट इन्होंने 1866 में एक पत्रिका में प्रकाशित करवाए। 1866 से लेकर के सन 1900 तक किसी जो लोग थे उनका ध्यान इनके रिजल्ट पर नहीं गया या इनके रिजल्ट को लोग नहीं समझ पाए। तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने देश में रहते हुए अलग अलग पादपों पर अपने प्रयोग करते हुए रिजल्ट अपने प्रकाशित किए। तो वो रिजल्ट जब प्रकाशित हुए तीनों वैज्ञानिकों के अलग अलग, तो वो जो रिजल्ट थे वो मेंडल के जो रिजल्ट थे जो उसने 1866 में प्रकाशित करवाए थे उससे मैच कर रहे थे। तो लोगों का ध्यान फिर मेंडल के प्रयोगों की ओर गया कि जो रिजल्ट इन्होंने आज दिए हैं उन प्रयोगों के बारे में, उन रिजल्ट्स के बारे में मेंडल आज से 34 साल पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। तो उस चीज को कहा गया, जब उन्होंने रिजल्ट 1900 में दिया गया तो उसको कहा गया पुणे मेंडलवाद, ठीक है। यानी जो मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उनका जो रिजल्ट दोबारा दिए गए, जो मेंडल ने जो रिजल्ट दिए उनको मेंडलवाद कहा गया। लेकिन जब पुणे उसी जैसे रिजल्ट दिए जो 3 वैज्ञानिकों ने, उसको कहा गया पुणे मेंडलवाद। तो यहां से पूछा जाता है कि पुनर्मेंडलवाद कब दिया गया? तो वो दिया गया सन 1900 में। अब ये पुनर्मेंडलवाद जिन 3 वैज्ञानिकों ने दिया वो कौन कौन थे? तो वो थे कार्ल कोरेंस, जो कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के, और इन्होंने कार्य किस पर किया? मक्का के ऊपर।
दूसरे थे ह्यूगो डीवरीज, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, और एक प्रिमरोज जो पादप होता है उसके ऊपर अपने प्रयोग किए थे। तीसरे थे एरिक वॉन शेरमार्क, जो ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे और विभिन्न पुष्पीय पादपों पर इन्होंने अपना काम किया था। तो तीन वैज्ञानिक जिन्होंने पुनर्मेंडलवाद दिया वो कौन थे? ह्यूगो डीवरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क। ओके, तो अब यहां से आगे की चर्चा करते हैं कि जो कार्ल कोरेंस था, उन्होंने जो मेंडल के जो रिजल्ट थे उनको दो नियमों में, दो निष्कर्षों में बदला। पहला था पृथक्करण का नियम और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन दो नियमों में बदला था। किसके अनुसार? कार्ल कोरेंस के अनुसार। मेंडल ने जो नियम दिए उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम उन्होंने दिए थे। तो ये तो बात हो गई कार्ल कोरेंस के अनुसार। अब बात करते हैं कि जो मेंडल से पहले भी यही प्रयोग अन्य वैज्ञानिकों ने भी किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, या उनके जो रिजल्ट थे कुछ समय तक तो सही चले और उसके बाद उनकी मैथमेटिक्स इतनी वो खराब हो गई कि वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप की हो गई। तो मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल रहे? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मेंडल ने एक साथ एक जोड़ी या दो जोड़ी, कितने? एक साथ एक जोड़ी या दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का ही अध्ययन किया था। दूसरा था कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। मटर के पादप का चयन करने का क्या फायदा मिला मेंडल को? कि मटर के अंदर विपरीत विभेद के लक्षण बिल्कुल अच्छी तरह से प्रकट होते हैं। दूसरा, मटर का जो जीवन चक्र है वो छोटा होता है, इसलिए रिजल्ट्स को पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। तीसरा था कि जो मटर का जो पौधा है उसके अंदर सामान्यतः स्वपरागण होता है, लेकिन पर परागण भी कराया जा सकता है। तो इसलिए ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल सफल रहा और अन्य वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए या उनके रिजल्ट्स सही कैलकुलेट नहीं हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो मेंडल ने जिन 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का चयन किया उसमें पहला था पादप की लंबाई, दूसरा था पुष्प की स्थिति, तीसरा था जो फूल होता है फूल का रंग और फूल की स्थिति हो गई। ठीक, और नंबर 4 पर जो है फली की आकृति और फली का रंग, और नेक्स्ट बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। अब यहां बात करते हैं कि ये तो हो गए 7 कैरेक्टर, लेकिन ये जो कैरेक्टर हैं इनमें प्रभावी कौन सा होता है और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है। तो पादप की लंबाई की बात करें तो पादप में जो लंबाई का गुण होता है, लंबे होने का, लंबेपन का जो गुण होता है वो होता है प्रभावी, और बौनेपन का जो लक्षण होता है वो होता है अप्रभावी। दूसरा है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की 2 तरह की स्थिति होती है, एक कक्षीय और एक टर्मिनल यानी अक्ष पर। तो देखो यहां पर जो पुष्प की स्थिति है ये कैसी है? अक्ष में निकली हुई है, यानी एक जो डाल है और प्लांट है उसके बीच में से निकली हुई रहती है। इस तरह से मान लो ये प्लांट है, ये इसकी डाल हो गई, तो इस बीच में होकर के ये पुष्प यहां पर लगता है। और दूसरा होता है टर्मिनल, यानी बिल्कुल अंत में जाकर के। तो जो इसका जो प्रभावी लक्षण था वो था इसका अक्षीय यानी साइड से, और शीर्ष वाला था अप्रभावी। इसी तरह से तीसरा जो कैरेक्टर है पुष्प का रंग, वहां पर जो बैंगनी रंग का पुष्प है आप देख रहे हैं पुष्प के कलर में प्रभावी कौन सा है? ये पर्पल कलर का या बैंगनी कलर का, ये प्रभावी होता है। और जो व्हाइट होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। नंबर नेक्स्ट, फली की आकृति और फली का रंग। तो फली की आकृति एक तो होती है फूली हुई, ये तो होता है प्रभावी कैरेक्टर, और एक होती है रिंकल यानी पिचकी हुई, ये होता है अप्रभावी लक्षण। दूसरा है फली से रिलेटेड फली का रंग। तो फली ग्रीन और येलो, तो जिसमें से ग्रीन कलर की जो फली रहेगी वो कैरेक्टर रहेगा
प्रभावी, और येलो कलर जो रहेगा फली का वो रहेगा अप्रभावी या रिसेसिव। नेक्स्ट है जो बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। बीज होता है, बीज के ऊपर एक आवरण और पाया जाता है, तो एक तो हो गया ये बीज का आवरण वाला रंग यानी बीज चोल का रंग। तो जो बीज चोल है उसका जो रंग होता है बीज पत्र का, पीला कैसा होगा? प्रभावी, और हरा कैसा होगा? अप्रभावी। और बीज की आकृति की बात करें तो बीज गोल जो है वो रहेगा प्रभावी, और रिंकल झुर्रीदार कैसा रहेगा? अप्रभावी। तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं ये मेंडल ने चुने थे, जिनमें से प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा, ये हमने इसके बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो एक तकनीक थी जिसका मेंडल ने प्रयोग किया, जिसका नाम था विपुंसन एंड थैलीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक थी जिसका मेंडल ने उपयोग किया। विपुंसन और थैलीकरण क्या था कि मेंडल ने एक पादप को नर की तरह यूज किया और दूसरे को यूज किया मादा की तरह। तो मेंडल ने क्या किया कि जब एक पादप पर पुष्प लगे तो उस पुष्प के ऊपर, क्योंकि जो मटर का पौधा होता है वो होता है द्विलिंगी, यानी उसी के अंदर नर जननांग पाया जाता है और उसी में पाया जाता है मादा जननांग। तो अब पौधे को एक लिंग की तरह किस तरह प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया कि एक पादप के पुंकेसर जो थे उन पुंकेसर को मेंडल ने काट दिया, ठीक है, और काटने के बाद उसके ऊपर थैली लगा दी। तो इस तकनीक को बोलते हैं विपुंसन, यानी पुंकेसर को हटा दिया गया तो उसको बोला विपुंसन, और थैलीकरण यानी उसके ऊपर थैली लगा दी, उसको कवर कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि वह पौधा या वह फूल अब केवल और केवल कौन सा जननांग बचा उसके अंदर? मादा जननांग। तो वह पौधा केवल और केवल अब किसकी तरह कार्य करेगा? मादा की तरह कार्य करेगा। तो मेंडल को यह तकनीक किस लिए अपनाई मेंडल ने? पर परागण कराने के लिए, यानी दूसरे पौधे के परागकण यूज किए अन्य दूसरे पौधे के मादा जननांग पर। क्लियर? तो अब दूसरे पौधे किस तरह से किए? अब किसी दूसरा पौधे जिसको उसे मेल की तरह यूज करना था, उस पौधे के पुंकेसरों को ब्रश की सहायता से पेट्री डिश में जड़ाया। पेट्री डिश में लेने के बाद जिस पौधे को मेंडल ने मटर मादा की तरह यूज किया था उसके ऊपर से थैली हटाई और ब्रश की सहायता से उन पुंकेसरों को छिड़क दिया। अब वापस से फिर उसके ऊपर थैली को बांध दिया, जिससे कि ये पता रहे कि ये नर कौन से पौधे का है और मादा कौन से पौधे का है। मादा को तो पता है ही है, लेकिन अन्य नर परागकण वहां पर आकर के उस रिजल्ट को प्रभावित ना करे, इसलिए थैलीकरण तकनीक यहां पर अपनाई गई। तो ये हुई थी विपुंसन और थैलीकरण तकनीक, जिससे कि पर परागण कराया जा सके। सामान्यतः मटर के पौधे के अंदर स्वपरागण पाया जाता है, लेकिन मेंडल ने पर परागण कराने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई थी? विपुंसन एंड थैलीकरण। ओके, क्लियर? अब बात करते हैं कि मेंडल ने विपुंसन और थैलीकरण अपनाने के बाद मेंडल ने कब स्वपरागण अपनाया और कब परपरागण अपनाया। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी जो प्राप्त की वो उसने परपरागण के द्वारा प्राप्त की, और F1 पीढ़ी के बाद जितनी भी पीढ़ियां उसने प्राप्त की, जितने भी रिजल्ट आगे की पीढ़ियां F2 F3 प्राप्त की, वो सभी स्वपरागण के द्वारा उसने प्राप्त की थी। ठीक है, तो मेंडल ने F1 पीढ़ी में परपरागण करवाया और अन्य पीढ़ियों में स्वपरागण करवाया। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि विपुंसन और थैलीकरण जो तकनीक थी वह मेंडल ने किस पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए यूज की थी। ठीक है, तो वो की थी केवल और केवल F1 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि जो मेंडल से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, या आगे जो हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडलिज्म पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब जिस शब्द का हम उपयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले यहां एक शब्द आता है
कारक। कारक क्या होते हैं? किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो संरचना होती है या जो वंशागति के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इन कारकों को ही मेंडल ने क्या कहा था? एलिमेंट कहा था। मेंडल ने कारक नहीं कहा था, मेंडल ने क्या कहा था? एलिमेंट। और इन्हीं एलिमेंट को जॉनसन ने क्या कहा था? जीन कहा था, जिनको नॉर्मल भाषा में आजकल हम प्रयोग करते हैं। तो जीन को मेंडल ने क्या कहा था? एलिमेंट। और एलिमेंट को या जीनों को ही हम क्या कहते हैं? कारक। और कारक या जीन और एलिमेंट तीनों एक ही संरचनाएं होती हैं जो किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार, उसके प्रकट होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी भी जीन के एकांतरित स्वरूप, किसी भी जीन के एकांतरित स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी, या इन्हीं को इंग्लिश में बोल देते हैं एलिल। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो जीन है कैसे पाए जाते हैं? जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। जैसे लंबेपन का जीन है, हम पढ़ते हैं कि कैपिटल और टी और कैपिटल टी, या रहेगा विषम युग्मजीय अवस्था में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से होते हैं। ठीक है। या फिर हम पढ़ते हैं इस तरह से स्मॉल टी और स्मॉल टी के रूप में। तो जीन जो होते हैं, किसी भी लक्षण जब प्रकट होता है तो जीन वहां पर होंगे। वो कैसे रहेंगे? जोड़े में, जिसका एक जीन आता है माता से और दूसरा आता है पिता से। तो अब ये जो लक्षण है, तो यह लक्षण किसके द्वारा प्रकट हो रहा है? दो जीनों के द्वारा। तो जो पूरा जोड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे? एक युग्म। और इस युग्म में प्रत्येक दो जीन है, तो एक जीन के दो स्वरूप पाए जाते हैं। ठीक है। तो वही उन्हीं जीनों को क्या बोलते हैं? उन्हीं स्वरूपों को हम क्या बोल देते हैं? एकांतरित स्वरूप। कि उन दो स्वरूपों में से या तो प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन, इन दो में से कोई दो वहां पर मिलेंगे। या तो दोनों प्रभावी मिलेंगे या दोनों अप्रभावी मिलेंगे, या एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन वहां पर मिलेगा। तो जीन जो होते हैं हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के एकांतरित स्वरूप होते हैं। ठीक है। तो किसी भी जोड़े के जो जीन होते हैं उनके एकांतरित स्वरूप क्या कहलाते हैं? एलिल या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। नेक्स्ट है समयुग्मजी अवस्था या समयुग्मजी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजाइगस। जैसा हमने पढ़ा कि जब जोड़े के दोनों कारक या जोड़े के दोनों जीन कैसे हों? समान हो। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, या स्मॉल टी और स्मॉल टी समान हो। जोड़े के दोनों कारक कैसे हैं? समान हैं। तो इस अवस्था में या यह अवस्था इस जीन की क्या कहलाएगी? समयुग्मजी अवस्था कहलाएगी। यानी सम माने समान और युग्म माने जोड़ा। तो जब जोड़े के दोनों जीन कैसे हैं? समान, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? समयुग्मजी अवस्था कहलाती है। दूसरा है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस अवस्था। विषम माने असमान, जब जोड़े के दोनों जीन कैसे हों? असमान। ठीक है। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? विषम युग्मजीय अवस्था कहलाती है। जब जोड़े के दोनों जीन या कारक या एलिमेंट कैसे होते हैं? एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? विषम युग्मजीय अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है लक्षण प्रारूप। किसी लक्षण का बाह्य आकार की स्वरूप कि वह जैसे लंबापन है, और लंबेपन के दो कैरेक्टर हैं, एक तो लंबा और दूसरा बौना। अब कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? तो वही मान लो लंबा प्रकट हो रहा है तो लंबा लक्षण प्रारूप हो गया, बौना प्रकट हो रहा है तो बौना लक्षण प्रारूप हो गया। जो हमें दिखाई दे रहा है शारीरिक रूप से या फिजिकली रूप से, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, वही क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है। अब वह लक्षण जो आया है वह किस किस जीन की वजह से आया है? उन लक्षण को प्रकट करने के लिए कौन कौन से जीन जिम्मेदार है? वह कहलाता है उसका जीनोटाइप या जीन प्रारूप। ठीक है। तो ये दो टर्म हैं, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो जो लक्षण प्रकट हो रहा है फिजिकली रूप से वह लक्षण प्रारूप कहलाता है। उसका जीनीय संगठन, ठीक है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। जैसे लंबेपन की जीन है
तो लंबा कैपिटल टी और कैपिटल टी की अवस्था में भी होता है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी की यानी संकर अवस्था में भी लंबा होता है। लेकिन दोनों ही लंबेपन की अवस्था में जीनोटाइप क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, इनका लक्षण प्रारूप तो हो गया लंबा, लक्षण प्रारूप तो क्या है, लंबा, लेकिन जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये इसके जीनोटाइप होते हैं। नेक्स्ट है कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये जो दो शब्द हैं, ये किसके द्वारा दिए गए, जॉनसन के द्वारा दिए गए। और समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो शब्द दिए गए वो बेटसन के द्वारा दिए गए। यहीं पर एक अवस्था आती है हेमीजाइगस अवस्था। हेमीजाइगस किसे कहते हैं, जब जोड़े के किसी युग्म में, जब किसी युग्म में जोड़े का केवल एक ही कारक उपस्थित हो। ठीक है, जब कोई जीव बन रहा है तो उसमें जोड़े का केवल एक ही जीन गया है, दूसरा जीन वहां पर एब्सेंट है, या तो माता से नहीं आया या पिता से नहीं आया। तो जोड़े का एक जीन जब अनुपस्थित होता है या केवल एक ही जीन या एक ही एलिल उपस्थित होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, हेमीजाइगस या अर्धयुग्मजी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है फिनोकॉपी, इंपॉर्टेंट है। जब दो अलग अलग जीनोटाइप को क्या है, जब दो अलग अलग जीनोटाइप को, जिनका जीनोटाइप अलग अलग है और उनको अलग अलग वातावरण में रखा जा रहा है, रहने कहां पर रखा जा रहा है, अलग अलग वातावरण में, लेकिन उनका जो लक्षण प्रारूप है, जो उसका फिजिकली रूप है, वह कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में उस स्थिति में क्या कहलाएंगे, फिनोकॉपी कहलाएंगे। ठीक है, फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप। तो फिनो माने लक्षण, कॉपी माने एक दूसरे के समरूप, कॉपी हो गई, जेरोक्स हो गई। तो किस में कॉपी है, फिनो यानी लक्षण में। लक्षण कैसे हैं, दोनों के समान, लेकिन अवस्था क्या है उसके लिए, शर्त क्या है कि अलग अलग जीनोटाइप हैं। जीनोटाइप क्या है, अलग अलग है, और उनका रहने का स्थान क्या है, अलग अलग। वातावरण जो उनको मिल रहा है वो भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का जो लक्षण है, वो जो प्रकट हो रहा है, फिजिकली जो लक्षण है प्रकट हो रहा है, वो कैसा है, समान। तो उस अवस्था में वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेंडल के प्रयोगों के ऊपर, कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे अपने, कौन कौन से प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने दो प्रयोग किए थे, एक था एकल संकर संकरण और दूसरा था द्विसंकर संकरण। और इन्हीं के आधार पर मेंडल ने एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने अपने नियम दिए थे। तो एकल संकर संकरण क्या था, मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो यह कहलाया एकल संकर संकरण। यानी जब एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण। ठीक है, कितने, एक जोड़ी। और द्विसंकर संकरण में जब दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण। तो यहां हम केवल इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एकल संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो मेंडल ने जब इन एकल संकर संकरण क्रॉस किया तो उसको F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया। तो मेंडल को वहां पर जो सभी पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए वो कैसे मिले, सभी लंबे। अब आपको ये पता ही है कि जो F1 पीढ़ी मेंडल ने प्राप्त की थी वो किसके द्वारा प्राप्त की थी, पर परागण के द्वारा। किसके द्वारा, पर परागण के द्वारा। अब इससे आगे F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, स्वयं परागण। स्वयं परागण। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी और सेम इन्हीं को नर और मादा की तरह यूज किया। तो यहां पर
मेंडल को क्या मिला, अलग अलग रेशियो में पौधे प्राप्त हुए। किस तरह से हुए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर मेंडल को इस तरह से पौधे प्राप्त हुए, यानी एक तो हुआ शुद्ध लंबा पौधा, दो हुए संकर लंबे पौधे और एक हुआ शुद्ध बौना पौधा। तो F2 पीढ़ी में यदि हम लक्षण प्रारूप देखें तो यहां पर लंबे कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, और बौने कितने हैं, 1। तो इस आधार पर यहां पर लक्षण प्रारूप क्या आया, 3:1। एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है, यही पूछा जाता है, 3:1। और इस लक्षण प्रारूप को ही कई बार मेंडेलियन रेशियो या मेंडेलियन अनुपात के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब इस लक्षण प्रारूप का, यहां F2 पीढ़ी का तो हो गया ये लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1। अब इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या आता है, 1:1। ये क्या है, एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। ठीक है, तो जो लंबा है उसका डिवाइडेशन हो गया आगे चल करके शुद्ध लंबे में और संकर लंबे में। ठीक, तो ये हो गया एकल संकर संकरण और उसके रिजल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, जब दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, द्विसंकर संकरण। यहां पर जो मेंडल ने प्रयोग किया वो कौन कौन से लक्षणों को लेकर के किया था, यहां मेंडल ने जो लिए थे वो बीजों के ऊपर लिया था कि बीज कैसे थे, गोल, ठीक है, और पीले, जिसको किस से दिखाया था, जीनोटाइप से, RRYY। ये तो हो गया शुद्ध गोल पीले, गोल पीले। और दूसरे लिए थे उसने अप्रभावी, यानी शुद्ध झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और हरे। तो इनके मध्य ये दो लक्षण मेंडल ने लिए थे और इसके आधार पर F2 पीढ़ी के रिजल्ट्स मेंडल ने दिए थे। तो यहां पर मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी में जो सभी पादप हैं वो कैसे मिल रहे हैं, गोल पीले मिल रहे हैं। फिर F1 पीढ़ी को ही पैतृक बना करके स्वपरागण के द्वारा मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो F2 पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि पैतृक संयोग के साथ साथ मेंडल को नए संयोग भी प्राप्त हुए, जबकि एकल संकर संकरण में इस तरह की कोई चीज वहां पर नहीं हुई थी, नए संयोग वहां पर प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन द्विसंकर संकरण में मेंडल को F2 पीढ़ी में पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो जिसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ये होता है। तो लक्षण प्रारूप आपको याद रखना है 9:3:3:1। इसी तरह से ये 12:24, 12:12:1 क्या होता है, जीन प्रारूप होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर F जो एकल संकर संकरण है और द्विसंकर संकरण है, इसके आधार पर मेंडल ने अपने कुछ नियम दिए थे। अब वो नियम क्या थे, देखो, एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे। पहला था जोड़ी के कारकों का नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक, जीन या एलिमेंट जिम्मेदार होते हैं। कितने, एक जोड़ी। ठीक है, प्रभावी प्रभावी हो सकते हैं, अप्रभावी अप्रभावी हो सकते हैं या प्रभावी अप्रभावी हो सकते हैं। तो एक जोड़ी कारक या जीन किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें से एक कारक, जीन या एलिमेंट आता है माता से और दूसरा आता है पिता से। इसी तरह से प्रभावता का नियम दिया मेंडल ने। उसने कहा कि जब
विषम युग्मजीय अवस्था होती है तो प्रभावी कारक अपना प्रभाव दिखाता है और अप्रभावी कारक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो जिसने अपना प्रभाव दिखाया उसे प्रभावी जीन कहा और जिसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया उसे कहा अप्रभावी जीन। इसी को बोलते हैं प्रभावता का नियम। तीसरा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी जोड़े के जो दोनों कारक होते हैं या कोई भी युग्मक बनाते समय जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से, जो युग्मक होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है अपने लक्षणों के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो एक जीन है वो एक लक्षण ही प्रकट करेगा कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर के अपना लक्षण जो प्रकट कर रहा है वह लक्षण प्रभावित नहीं होता है। कि जो लंबेपन की जीन है, मान लो किसी दूसरे जीन के साथ मिलकर के युग्मक बना रही है, तो ये नहीं है कि उसके लंबेपन का कैरेक्टर बौनेपन में बदल जाएगा। तो कोई भी जीन अपने लक्षण के लिए क्या रहती है, शुद्ध रहती है। ठीक है, तो ये था युग्मक की शुद्धता का नियम। तो ये 3 नियम मेंडल ने एकल संकर संकरण के आधार पर दिए थे। अब बात आती है द्विसंकर संकरण के आधार पर। तो द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और यह नियम दिया गया था F2PD के आधार पर। क्यों? क्योंकि वहां पर मेंडल को पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेंडल के नियमों की बात। अब इन नियमों के साथ साथ मेंडल के इन नियमों के अपवाद भी मिलते हैं, यानी ये नियम कुछ लक्षण ऐसे मिले जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेंडल ने नियम दिया है यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है और उसके अपवाद के उदाहरण क्या हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है प्रभावता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि विषम युग्मजीय अवस्था में जो जीन प्रभावी है वह अपना प्रभाव प्रकट करता है और जो अप्रभावी जीन है वह अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है। होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसके अपवाद क्या हैं? इसका पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपवाद है सह प्रभावता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपूर्ण यानी पूर्ण रूप से प्रभाविता का गुण नहीं आता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें कि जो प्रभावी जीन है वह अप्रभावी जीन के प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं दबा पाती है, या यूं कहें कि पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, जिसकी वजह से जो प्रभाव आना चाहिए प्रभावी जीन के वजह से वो पूरा प्रभाव नहीं आ पाता है, वह गुण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। तो इसी को कह देते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता। तो अब अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल क्या हैं? पहला है मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, और दूसरा है एंडुलेशियन मुर्गे में नीला रंग। ये क्या होता है? पुष्प के रंग की बात करें तो सफेद और गुलाबी, लाल पुष्प का जब क्रॉस किया जाता है तो यहां पर पूर्ण रूप से जो लक्षण है वो प्रकट नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ कौन सा नया लक्षण आ जाता है? गुलाबी रंग। ठीक है, यानी या तो विषम युग्मजीय अवस्था में जो प्रभावी है सफेद और लाल, तो ये आने चाहिए, लेकिन दोनों का मिश्रित रूप क्या आता है? गुलाबी रंग आता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है एंडुलेशियन मुर्गे में नीला रंग। अब पढ़ते हैं आगे सह प्रभावता। सह प्रभावता किसे कहते हैं? जब प्रभावी और अप्रभावी जीन समान रूप से प्रभाव दिखाते हैं। प्रभावी जीन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है। पहले जो अपूर्ण प्रभावता थी वहां पर क्या दिक्कत थी कि जो प्रभावी जीन है वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। अप्रभावी जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो अपना प्रभाव दिखा ही नहीं रहा, लेकिन जो प्रभावी जीन है वह पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। लेकिन सहप्रभावता में क्या समस्या है कि प्रभावी जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो अप्रभावी जीन है वह भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नया कैरेक्टर या नया लक्षण वहां पर जन्म लेता है, जिसमें आता है पशुओं में बालों का चितकबरा होना और AB रक्त समूह।
ठीक है। तो जो जानवर हैं, जैसे व्हाइट कलर का जानवर हो गया, रेड कलर का जानवर हो गया, तो सामान्यतः या तो रेड होना चाहिए या फिर व्हाइट होना चाहिए। लेकिन जब दोनों ही जीन अपना, रेड कलर वाली जीन अपना प्रभाव दिखाती है और व्हाइट वाली अपना प्रभाव दिखाती है, तो जानवर में चकत्तेदार त्वचा का निर्माण होता है। यानी लाल और सफेद, काली और सफेद जो त्वचा है वहां पर उसके धब्बे वहां पर बन जाते हैं। तो इस तरह से जानवर क्या हो जाता है, चितकबरा हो जाता है। इसी तरह से है ए बी रक्त समूह, कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, जिसमें से जो ए बी रक्त समूह है वह किसका रिजल्ट है, सह प्रभावता का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है एमएन रक्त समूह, एमएन रक्त समूह भी किसका रिजल्ट है, सह प्रभावता का। तो आपसे जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि निम्न में से सह प्रभावता का जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, या ये उदाहरण सह प्रभावता का उदाहरण कौन सा है, अपूर्ण प्रभावता का उदाहरण कौन सा है। तो आपको ये याद रखना है कि मिराबिलिस जलावा में जो पुष्प का गुलाबी रंग आ रहा है वो अपूर्ण प्रभावता की वजह से आ रहा है। एंडुलेशन मुर्गे में जो नीला रंग आ रहा है वो अपूर्ण प्रभावता की वजह से आ रहा है। लेकिन पशुओं में जो बालों का चितकबरा रंग आ रहा है किसकी वजह से है, सह प्रभावता की वजह से। और रक्त समूह ए बी रक्त समूह और एमएन रक्त समूह दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, सह प्रभावता की वजह से होते हैं। अपूर्ण प्रभावता में जो प्रभावी जीन है पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और सह प्रभावता में प्रभावी जीन के साथ साथ अप्रभावी जीन भी अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगला नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता है कि युग्मक बनाते समय जोड़ी के जो दोनों कारक हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो नियम है अपवाद रहित होता है। तो ये जो मेंडल का नियम है क्या है, अपवाद रहित। आपसे पूछा जाए कि मेंडल के जो नियम दिए थे उनमें से कौन सा नियम अपवाद रहित होता है, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें से कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम जो है मेंडल का अपवाद रहित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, ये हमें पता है कि ये किसके आधार पर दिया था मेंडल ने, द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने ये दिया था। इसमें क्या कहा था कि द्विसंकरण की अवस्था में एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, यानी जो लक्षण आगे की तरफ जा रहा है वह कैसे हो रहा है, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना। लेकिन ये जो लक्षण था इसकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी। उसका कारण क्या था, उसका कारण था सहलग्नता। सहलग्नता क्या होती है कि जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ गमन करते हैं या जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। यानी मान लो कि बालों का रंग, ठीक है, त्वचा का रंग, इस तरह से बहुत सारे गुण होते हैं, इनकी जीन पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब ये जीन एक साथ जाती हैं, ठीक है, पास पास स्थित होती हैं, तो ये अलग नहीं हो पाती। इसी को क्या कहेंगे, जब कभी भी ये पास पास इनकी जीन है तो इनके मध्य क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो जब कभी ये गुणसूत्र आगे जाएगा, मां से या पिता से अपनी संतान में जाएगा, तो ये गुण पास पास स्थित हैं, इसलिए अलग नहीं हो पाते हैं। या जो लक्षण हैं उनके एक साथ जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा था कि जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना वंशानुगत होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि प्रभावित होते हैं। ठीक, तो ये हो गया सहलग्नता के बारे में। तो जो सहलग्नता है वह 2 प्रकार की होती है, X लिंग सहलग्नता और Y लिंग सहलग्नता। जो लिंग सहलग्नता में हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सहलग्नता टॉपिक है यहां से आगे की बात हम अगली क्लास में करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।